ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। बस बेटे लास्ट के एक दो लेक्चर्स ही रह गए जब हम बस विदाई होने वाली है। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा एंड आई हैव डिलीवर्ड 100 आवर्स प्लस ऑफ रिकॉर्डिंग। और मेरा अंदर से एक ऑब्जेक्टिव है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करें। मजा तब आएगा यार। चलिए जी, हम आगे एक स्टेप आगे चलें और आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं कुछ नई बातें आपको बताऊं। आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर 7, लेक्चर 8। लेक्चर 7 में मैंने आपके साथ एक्सपोर्ट सिस्टम की बातें की। लेक्चर 8 में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बातें की। आज मैं बात करूंगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की। आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ डोमिनोज पिज्जा। आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस so that you can understand what I want to say you in regard to enterprise resource planning system. कैप्लन से बताऊंगा, आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। आप बस मेरी बात को आने वाले 10-12 मिनट ध्यान से सुनेंगे। एक छोटा सा वीडियो भी मैं अटैच करूंगा, उसमें चैप्टर नंबर पे मत जाना, उसमें कंसेप्ट नंबर पे मत जाना। आप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की बातों को, इंटेंशन को लॉजिकली समझने की कोशिश करना। बस मैं तो यही कहूंगा। आइए जी, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, F5 ACCA स्किल लेवल। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। मैंने आपके साथ अभी तक लेक्चर 6 डिलीवर किया और लेक्चर 6 के बाद फिर लेक्चर 7 आ गया, फिर लेक्चर 8 आ गया और अभी मैं लेक्चर 9 में हूं। आप बताइए, लेक्चर 6 में मैंने डिस्कस किया था व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एंड व्हेन आई से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वी हैव सीन दैट। मैं कैप्लन से भी दिखा रहा हूं। लेक्चर 7 में मैंने डिस्कस किया एक्सपर्ट सिस्टम एंड आई हैव गिवन यू वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स इन रिगार्ड टू एक्सपर्ट सिस्टम। फिर मैं आ गया था लेक्चर नंबर 8 में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। बट आप सभी ध्यान से अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो दोस्तों, आई विल बी गिविंग यू रियल लाइफ केस स्टडीज विद हेल्प ऑफ विच। देखो, जब तक आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से, केस स्टडी से लॉजिकली नहीं समझोगे तो सारे सिस्टम आपको एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि सब कुछ लगेगा सभी में इंफॉर्मेशन आ रही है। बट एवरी इंफॉर्मेशन हैज अ डिफरेंट फीचर एंड इट इज फॉर अ डिफरेंट लेवल। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार कैप्लन ओपन कर लें। आइए जी, कैप्लन ओपन करें एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, We have already seen that. I have given you example कि भाई मैनेजमेंट को कई बार डिसीजंस लेनी होती हैं। मैंने आपको लड़कियों का और लड़कों का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे उसने अपने डिसीजन को फटाफट चेंज कर दिया। सिमिलरली, any information which is there for the management to take the decisions, for that we have a system named as decision support system. A decision support system will have following features. नो डाउट हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया, बट 6 में, बट एक बार थोड़ा सा टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिसीजन मेकिंग, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल स्टेजेस विच द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डिसीजंस दैट आर इंटरडिपेंडेंट, टू प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू बी यूजर फ्रेंडली। एंड आई हैव बेटे, अगर आप खाली इसको पढ़ते हैं ना तो आप 99.99 भूल जाएंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। इसीलिए मैंने क्या किया था, पहले लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन किए एग्जाम्पल्स के साथ कि आप उसको रिलेट तो कर पाओ कि है क्या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद ये पॉजिटिव्स और उसके बाद ये नेगेटिव्स और उसके बाद ये फीचर्स आपके लिए मजाक बन जाएगा यार। यहाँ पे क्या लिखा है, इट विल इंक्लूड टूल्स, स्प्रेडशीट्स होंगी, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम मैंने अलग से बताया आपको। इसका मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में एक अलग से एक टूल है जिसका नाम है एक्सपर्ट सिस्टम। और एक्सपर्ट सिस्टम का मैंने सेपरेट लेक्चर लिया, लेक्चर नंबर, सो दैट आपको लॉजिकली समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है सर। सो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो आप इसको देखेंगे, मुझे लगता है आप इजीली कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर हमने एक्सपर्ट सिस्टम की बातें भी की थी कि भाई एक्सपर्ट को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, जैसे हेड बॉय होता है। तो वी हैव डिस्कस व्हाट आई मीन बाय एक्सपर्ट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सपर्ट, व्हाट ही वांट फॉर एक्सपर्ट। तो मैंने उस एक्सपर्ट सिस्टम की बात को डिस्कस करने की कोशिश की, बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल्स दिए। अब आप जब इसको देखोगे ना तो आपको ये एग्जांपल भी समझ आ जाएगा और एक्सपर्ट सिस्टम भी समझ आएगा। ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं बेटे। मैं भूपेश आनंद सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 9 जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल दूंगा। आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस, सो दैट आपको पता चले कि एक्चुअली में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लास्ट में क्यों कर रहा हूँ एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट।
हाउ आई एम प्लानिंग दैट, कि किस तरह से कैसे होगा, कैसे मैंने अपनी केस स्टडी बताई कि मैंने फेस टू फेस से ऑनलाइन में कैसे जर्नी की और उसमें मैंने क्या क्या सिस्टम्स को प्लान किया। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। आप पहले मेरा लेक्चर सुनना, उसके बाद आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सीआरएम वेरी इंपॉर्टेंट, हम आज भी सीआरएम यूज करते हैं कि भाई किसकी क्वेरीज आई, किस कोर्स की आई, उसको कब फोन करना है, उसको कब ऐसे करना है, तो सब कुछ हमने वो इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है सर, तो आइए आज का ये जो लेक्चर है मैं थोड़ा सा अटैच करूंगा, आप उसके चैप्टर नंबर में, कंसेप्ट नंबर में, कोर्स में मत जाना, भावना पे जाना यार, लॉजिकली समझने की कोशिश करना कि मैं आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम कहना क्या चाह रहा हूं। उसके बाद आप आफ्टर दैट यू कैन रीड फ्रॉम कैपलान और फ्रॉम बीबीपी, आपको समझ आएगा। तो हम अब लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में 10 में मिलूंगा, आप प्लीज नोट करना। प्लानिंग कुछ भी बेटे, कुछ भी, दोनों नाम है और इनके घर के नाम है ERM और ERP। बड़े बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर हम कर रहे हैं सर। और आजकल सभी कंपनीज कहीं ना कहीं इस चैप्टर से इंटर रिलेटेड है, इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही है। इवन हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इस सॉफ्टवेयर को यूज करता है। एक्सिस बैंक, HDFC, नेरोलैक पेंट्स, मारुति सुजुकी, इंफोसिस, विप्रो, भारती, मैं कहता हूं आज सब कंपनीज एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रही हैं, एक सिस्टम को यूज कर रही हैं जिससे उनकी पूरी एंटरप्राइज की रिसोर्सेज को वो मैनेज कर रहे हैं। तो आज हम उस चैप्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों। एग्जामिनेशन के लिए देखें तो मैं समझता हूं मैं इस चैप्टर को 5 में से 5 स्टार्स ही देने वाला हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और 100 में से 12 से 15 नंबर का बेटे पेपर में आ ही जाता है। और कुल मिलाकर बेटे 2.5 से 3 घंटे का ये टॉपिक है। वो बात अलग है कि अगर हम इसको आधे घंटे के लेक्चर बनाएं तो 6, 7, 8 लेक्चर बन जाएंगे। थोड़ा सा केस स्टडी ज्यादा एक्सप्लेन करें, एग्जांपल्स ज्यादा बताएं तो एक आध लेक्चर ज्यादा बन जाएगा। फिर क्या हो गया, आपने जब ये क्लासेस ली हैं तो जब तक आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल केसेस नहीं बताऊंगा आपको कैसे समझ आएगा। तो कुल मिलाकर 6-7 लेक्चर्स, 5-6 कंसेप्ट्स, 10-12 क्वेश्चंस और बेटे उससे ऊपर 12 से 15 मार्क्स। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरियां। बेटे जो 25 फरवरी और 25 अगस्त को जीतता है, जीत जाता है, चाहे आप जैसे भी जीते मतलब नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बेटे लड़ाई में और प्यार में सब चीजें माफ हैं, ऐसा कहा गया है। मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप लड़ने जा रहे हैं। आप वहां चीटिंग करें, आप वॉशरूम जाकर बातें सीखें फिर आगे करें, कोई मतलब नहीं है। दुनिया को इससे कुछ मतलब नहीं है। बेटे 25 फरवरी 25 अगस्त को 10 बजे अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, आपका रोल नंबर उस शीट में है तो आप सिकंदर हो, अदरवाइज आप बंदर हो, बंदरिया हो। जितना मर्जी आपने पढ़ाई की हो, दुनिया उस चीज को नहीं देखती। दुनिया बेटे रिजल्ट को देखती है। और मैं आज आपको यही बात कह रहा हूं कि बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट एक टेक्निकल पेपर है। मेरी बातें आपको समझ तो आ रही होंगी, एग्जाम्पल्स दिमाग में सेट तो बैठ रहे होंगे, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आएंगे अगर आप इसको लिख लिख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बेटे आईटी का यही रूल है। मैंने हजारों बच्चों से बात की, उनको यही दिक्कत आती है कई बार कि सर आता तो था लिख नहीं पाए। तो बेटे उस सभी के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा हमें। और वो रूल क्या है? क्या है वो रूल? लिख लिख कर, कुछ क्वेश्चंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, फ्लो चार्ट्स हाथ से बनाएं,
बेटे ये जो हाथ है ना, भगवान ने जो दिया है, इसमें इसमें लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों छुपी हुई हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी है, लिख लिख के करना है, आपके 6 महीने बच सकते हैं। तो बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पेपर है। 70 प्लस आराम से आ सकते हैं, और उसमें एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को कुछ नए ढंग से कराऊंगा, नई बातें बताकर। अभी आपने कोई बुक नहीं खोलनी, मेरी रजिस्टर खोल लीजिए, बस मेरी बुक नहीं खोलनी, सीएस का स्टडी मटेरियल भी नहीं खोलना, खाली मेरी बातों को आज आने वाले 10, 12, 15 मिनट तक ध्यान से सुनना है। मैं आपको प्रैक्टिकल केसेस, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा, और आपको मजबूर कर दूंगा कि आप उस चीज को सोचना शुरू कर दो। बस बेटे, जब आप सोचना शुरू कर देंगे और जब आप प्रैक्टिकली उन सभी चीजों को रिलेट करेंगे, यकीन मानिए आपको इस चैप्टर की सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। और आज ही के लेक्चर में मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका, एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। और बेटे उस फ्लो चार्ट में पूरा एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, पूरा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, पूरा एंटरप्राइज रिसोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर की बातें, के पॉजिटिव्स, के नेगेटिव्स, हमारे पेपर में क्या क्या आया। बेटे आज का लेक्चर अगर आपने अटेंड कर लिया तो समझ लीजिए इस चैप्टर को आपको छोड़ के जाना है या करके जाना है, बस 15 मिनट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। और मुझे यकीन है अगर आपने कमर सीधी करके इस लेक्चर को सुना तो आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इजी है, आसान है। जैसे बिग बाजार वाले कहते हैं इससे सस्ता और कहां, भूपेश आनंद कहता है इस चैप्टर के लिए इससे इजी और कौन सा चैप्टर। इसका मतलब आपको ये चैप्टर करके जाना है। बेटे 11 ही तो चैप्टर्स हैं, 100 नंबर है बेटे, 6 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, करके जाना है बेटे। आइए मैं आपके सामने पहले आपको अपनी अपनी एक केस स्टडी बताऊंगा। मैंने उस केस स्टडी से क्या सीखा और फिर मैंने उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या किया। बेटे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं भूपेश आनंद क्लासेस को रन कर रहा हूं। हम पहले खाली फेस टू फेस की क्लासेस ही देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो हमें लगा कि अब रिकॉर्डेड क्लासेस का जमाना आ गया, तो हमने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब होता क्या था, शुरू के दिनों की बात कर रहा हूं, पहले पहले वाले दिन, पुराने दिन, अभी मैं नए वाले की बात नहीं कर रहा। बेटे पुराने वाले दिनों में क्या होता था, एक जब हमने रिकॉर्डिंग क्लास बिल्कुल स्टार्ट की थी और हम पेन ड्राइव्स और डीवीडीज में देना स्टार्ट ही कर रहे थे, आज से 1.5-2 साल पहले की बात करो, तो जब कोई स्टूडेंट फोन करता था हमारे रिसेप्शन में, तो रिसेप्शनिस्ट क्या करती थी, उससे जो पूछती थी एक रजिस्टर में लिख लेती थी और कई बार उसकी एक्सेल शीट बना देती थी कि भाई किसका फोन आया, उसको क्या चाहिए, उसको हमने क्या बात की है और उसका कांटेक्ट एड्रेस, ईमेल वगैरह। फिर ये जो रिसेप्शनिस्ट थी ये क्या करती थी, जो भी फोन आया या जो भी रिकॉर्ड आया ये मेरे को इवनिंग में ऑफिस में जाने से पहले मुझे पूरी रिपोर्ट देती थी। अब बेटे ये रिपोर्ट मैं क्या करता था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको मैंने पेन ड्राइव और डीवीडी कॉपी करने के लिए इंचार्ज बनाया हुआ है, मैं उसको देता था इंचार्ज को, और उसको कहता था भाई ये कॉपी करनी है, ये भेजनी है। ये कॉपी करके क्या करता था ये इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज मान लेते हैं, हम इसको कहते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। ये जो मैडम है रिसेप्शनिस्ट, इनको बोलते हैं लीड इंचार्ज, इनको लीड मिली है,
लीड मिली है, क्वेरी इंचार्ज। अब ये जो प्रोडक्शन इंचार्ज था, ये जब कॉपी कर देता था तो बेटे ये उस डीवीडी को, कॉपी को का रिकॉर्ड बनाता था। और मार्केटिंग इंचार्ज, हमारे हमारे यहाँ पर एक मार्केटिंग इंचार्ज है जो कोरियर कराता है। मार्केटिंग इंचार्ज की टीम में कोरियर बॉयज भी हैं। हम बेटे पोस्ट ऑफिस से इसको स्पीड स्पीड पोस्ट कराते हैं। तो ये अगले दिन क्या करता था, ये इसको इन्फॉर्म करता था, ये इसका पैकेट बनाता था। अब ये पैकेट बनाकर कोरियर बॉय को देता था, कोरियर बॉय जाकर कोरियर करके आता था। फिर आकर वो रिसिट होती थी फाइनेंस वाले को देता था कि भैया ये हमने इसको कोरियर करा दिया, इसके पैसे आप देख लो कहां पर आए हैं। ये फाइनेंस वाले को देता था और ये फाइनेंस वाला अकाउंट्स वाले को बताता था कि भाई इस महीने इस दिन इतनी पेन ड्राइव बिकी या इतनी डीवीडीज बिकी। बेटे ये पूरा प्रोसेस इतना बड़ा होता था कि इसमें कई बार डिले हो जाती थी, क्योंकि सब काम फिजिकली हो रहा है और किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी डिपार्टमेंट से आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सब काम अलग अलग तरह से हो रहा है। बेटे 2-3 दिन लग ही जाते थे, कई बार डिले हो जाती थी और कई बार कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से फाइनेंस वाले को दिक्कत आती थी, बैंक वाले को दिक्कत आती थी। कोई कहता था हमने पैसे दे दिए, फिर उसकी 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 एंट्री ढूंढते थे कि कौन से स्टेट में उसने कब पैसे कौन से अकाउंट में जमा कराए। कहने का मतलब है ये प्रोसेस बेटे मैं 1 साल तक करता रहा। ये तो पिछले 6 महीने में जब मुझे लगा कि यार इतनी पेन ड्राइव अब तो बिक रही है, ये कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, तो मैंने एक 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 नए सिस्टम की ठानी और एक नया सिस्टम सोचा। मुझे लगा कि मुझे एक जरूरत है ऐसे सॉफ्टवेयर की, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की कि जैसे ही यहां पर लीड आए और यहां पर वो मैडम एंट्री करे, उसी समय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ये चीज पॉपअप होके आ जाए। और जैसे ही ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपनी डीवीडी अपनी पेन ड्राइव कॉपी कर दे, पॉपअप होके बेटे डिस्पैच इंचार्ज के पास उसी समय ऑटोमेटिक पॉपअप की इंफॉर्मेशन चली जाए। और जैसे ही डिस्पैच वाले के पास से जाए बेटे पॉपअप होके फाइनेंस, और फाइनेंस के बाद अकाउंट्स के पास ऑटोमेटिकली ये चीजें चली जाए और फिर इससे रिपोर्ट्स जनरेट होनी शुरू हो जाए। फिर क्या होगा, जब सभी सिस्टम एक दूसरे से आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, मिक्स्ड रहेंगे, तो डिले नहीं होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा, रिपोर्ट इजी होगी, ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर्स इजी होंगे। तो बेटे पिछले 6 महीनों से मैं बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जब से मैंने इन सभी चीजों को इंटीग्रेट किया तो बेटे उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ा। मैंने कहा उस सॉफ्टवेयर का नाम था एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बेटे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन की रिसोर्स, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सभी को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं और एक सिंगल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में लेकर आ रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म में ला रहा हूं। बेटे ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्लॉइज की एक्टिविटीज की रिसोर्सेस बेस्ट मैनर में यूटिलाइज हो। अब देखिए जब मैंने ये सिस्टम लगाया तो बेटे मेरे को उसके बाद सब काम ऑटोमेटिक होने लग गए, सबको अपने आप पता चलने लग गया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई और ये काम जल्दी जल्दी होने लग गया। और मेरे पास रिपोर्ट्स आने लग गई कि आज कितनी पेन ड्राइव बिकी है, कल कितनी बिकी थी, कंपनी अकाउंट की
कितनी बिकी, एफएम की कितनी बिकी, सीए की कितनी बिकी, सीएमए की कितनी बिकी, और मैं आज आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बल्ले बल्ले। बट दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसा समझ लीजिए कि चार दोस्त रामू, शामू, मोटू और पतलू, ये बेटे चारों दोस्त बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने। चारों ने सीएस किया, लेकिन सभी अलग अलग बिखर गए। कैसे बिखर गए? एक ने जॉब शुरू कर दी और इसकी मुंबई पोस्टिंग हो गई, जबकि दिल्ली के थे। एक ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और ये कोलकाता चला गया अपनी नेटिव प्लेस में, जबकि दिल्ली में पढ़ने आया था। एक ने अपोलो ज्वाइन कर ली और चेन्नई चला गया। दूसरे फोर्थ बच्चे ने दिल्ली में ही किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जॉब कर ली। अचानक एक दिन ये चारों के चारों छुट्टियों में आए हुए थे, क्योंकि ये व्हाट्सएप में आपस में कनेक्टेड थे उस इंटरफेस से। और ये दिल्ली जिस लाइब्रेरी में पढ़ते थे, उस लाइब्रेरी में इन्होंने एक मीटिंग पॉइंट रखा कि यार बहुत दिन हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, पुरानी बातें याद आ रही है, चलो एक बार लाइब्रेरी में मिलते हैं, जिस टेबल में बैठ के हम पढ़ते थे, उन दीवारों को देखते हैं, जिस जगह हम चाय पीते थे 1/2, 2/3, बेटे उनको वहां पर मीटिंग पॉइंट उन्होंने रख लिया। अब सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड था, लेकिन फिर भी मिलना चाहते थे। सुनना, कहानी बड़ी अच्छी है बेटे। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइब्रेरी में मिले। अब इन चारों ने बड़ी दोस्ती, बड़े गले मिले, हक किया एक दूसरे को, पुरानी बातें याद की। अब लंच का टाइम हो रहा था, ये खाना घर से खा के नहीं आए थे। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसमें से एक बच्चा गुजराती था, एक था सिंधी, एक था पंजाबी और एक था साउथ इंडियन। मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि चारों के चारों अलग अलग बैकग्राउंड से थे। अब जो साउथ इंडियन था उसको मसाला डोसा ही अच्छा लगता है, जो सिंधी था उसको सिंधी खाना अच्छा लगता है, जो राजस्थानी है उसको राजस्थानी खाना अच्छा लगता है। अब इन चारों को खाना भूख लग रही है। अब या तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि पहले ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएं और जो साउथ इंडियन दोस्त है वो मसाला डोसा वड़ा खाए और बाकी सब उसको देखें, क्योंकि उनको तो वो खाना अच्छा नहीं लगता, वो तो दूसरा खाना खाएंगे। तो जब तक वो खाना खाएगा उसको देख रहे हैं। अब जब साउथ इंडियन ने खाना खा लिया तो दूसरे रेस्टोरेंट में गए पंजाबी में। अब पंजाबी जो था उसको पराठे बहुत अच्छे लगते थे, अब उसने पराठे खाने शुरू कर दिए, मूली के, प्याज के। अब बाकी उसके दोस्त उसको देख रहे हैं, गुजराती देख रहा है, सिंधी देख रहा है, साउथ इंडियन देख रहा है। अब जब इसने खाना खा लिया तो फिर तीसरे रेस्टोरेंट में गए। बेटे बहुत टाइम लग गया, खाना खाते खाते टाइम लग गया। बट अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में ऐसे बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर गुजराती भी, पंजाबी भी, साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी, सिंधी भी, राजस्थानी भी खाना अवेलेबल है, तो ये चारों के चारों इकट्ठे उसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और एक साथ अपने मन पसंद का ऑर्डर कर सकते हैं। टाइम भी बचा, खाना भी इनको अपनी मर्जी का मिला, पैसे भी कम लगे। बेटे बल्ले ही बल्ले। तो मैं इस रेस्टोरेंट जो मैंने कहा, जो रेस्टोरेंट मैंने अभी एग्जांपल दिया, कौन सा, कि जहां पर हर तरह का खाना है, उस रेस्टोरेंट ने क्या किया, सभी फंक्शंस को, सभी तरह के खाने को इंटीग्रेट कर दिया, मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं आपको समझाना शुरू करूं, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बेटे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस एंटरप्राइज के सभी फंक्शंस को, प्रोडक्शन फंक्शन को, सेल्स फंक्शन को, मार्केटिंग फंक्शन को, डिस्पैच फंक्शन को, फाइनेंस फंक्शन को, सीआरएम को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर दे, तो सभी की नीड्स एक सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम में
पूरी हो जाएगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ईआरपी सॉफ्टवेयर। बेटे टैली आजकल बार बार ये कहता है आई एम ईआरपी, आई एम ईआरपी। चेक करते, मैं आपको दिखाता हूं बेटा टैली का देखिए, मैंने आपके लिए बड़े सारे इमेजेस अभी दिखानी है। टैली 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 कहां चले गया टैली? ये देखिए बेटे, टैली के साथ आज का लिखा हुआ है ईआरपी। ईआरपी इसका मतलब ये कह रहा है कि हम आपकी पूरी एंटरप्राइज की रिसोर्सेज को, उसके बैक एंड फंक्शंस को, उसकी एक्टिविटीज को, उसके 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 एंटरप्राइजेस की ब्रांचेस को मैनेज करेंगे। वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। बेटे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी मैं जब इमेजेस दिखा रहा था तो आपके सामने एक डोमिनोज पिज्जा की इमेज मैंने आपके सामने रखी। बेटे डोमिनोज पिज्जा से बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता अगर आपको एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में समझना है। और आप सब अपने शहर में डोमिनोज का पिज्जा जरूर खाते होंगे बेटे। अब आज के बाद जब भी आप खाने जाएं तो मैं आपको जो अभी बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुने और प्रैक्टिकली करके वहां जाकर देखें कि क्या ऐसा ही हो रहा है। बेटे क्या हो रहा है सुनिए। आप वहां जाते हैं या आप फोन करते हैं, आप मान लेते हैं आप पर्सनली फिजिकली जाते हैं और वहां पर आपके सामने मेन्यू लिस्ट आ जाती है। एक बड़ी गॉर्जियस लुकिंग मैडम सामने खड़ी होती है, आपसे पूछती है कौन सा पिज्जा सर आपने खाना है। अब ध्यान से देखना, आप कोई भी पिज्जा बोलते हैं तो उसके साथ साथ वो दूसरी स्कीम वाले पिज्जा भी कहती हैं कि मैं सर आजकल इसके साथ स्कीम चल रही है। जैसे यहाँ देखिए कोका कोला मैंने रखी है, बेटे कोका कोला की स्कीम चल रही है, इसकी स्कीम चल रही है, ये ले लीजिए, पैन ले लीजिए, नॉर्मल पिज्जा ले लीजिए, इसमें टॉपिंग लगा लीजिए, इसमें डबल टॉपिंग लगाइए। मतलब आपको अलग अलग तरह की ऑप्शंस देंगी। मान लेते हैं आपने उसमें से एक ऑप्शन ले ली पैन पिज्जा विद कॉम्बो, कोका कोला भी साथ में ले ली। तो बेटे वो अपने कंप्यूटर में एंटर करती है, आपसे आपका फोन नंबर पूछती है, आप उसको नंबर बताते हैं तो उसके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली, अगर आपने पहले से उससे कभी पिज्जा लिया हुआ है और नंबर दिया था तो आपका नाम वो ऑटोमेटिकली बता देती है। बेटे जैसे ही वो एंटर करती है तो आपकी पूरी हिस्ट्री कि आपने पिछली बार पिज्जा कब लिया था, कौन सा पिज्जा लिया था, कितने रुपए का लिया था। मतलब आप डोमिनोज के फ्रीक्वेंट परचेजर, फ्रीक्वेंट कस्टमर है या नहीं। आपका आपकी पूरी जन्म पत्री बेटे वो निकाल कर रख देती है, आपको नहीं दिखाती लेकिन उसको हर चीज पता है आपके बारे में। मतलब आपने उससे पिज्जा कब खरीदा, कितना खरीदा, कौन सी क्वालिटी का खरीदा, सब कुछ आइडिया। चलिए उस बात को छोड़ते हैं। अब जैसे ही आपने ऑर्डर बुक किया बेटे, उस मैडम ने आपके ऑर्डर को पॉप अपने कंप्यूटर में डाला। उसी समय अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे किचन होती है, उस किचन में कंप्यूटर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है। बेटे वो जो ऑर्डर है डायरेक्टली वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया और वहां पॉपअप हो गया कि रामू का पैन पिज्जा मिडिल साइज का वेजिटेरियन डबल टॉपिंग वाला रेडी करो। जैसे ही उसके पास पॉपअप आया प्रोडक्शन वाले के पास, बेटे अब इसको रिसेप्शनिस्ट को नहीं बोलना कि ये बना, ऑटोमेटिकली उसके पिज्जा उसके स्क्रीन में आ गया तो उसने बनाना शुरू कर दिया। अच्छा जैसे ही प्रोडक्शन वाला बनाएगा, आप ध्यान से देखना, वो एंटर मारेगा तो डिस्पैच जो वहां का हेड है वहां पर वो पिज्जा कि उसकी स्क्रीन में आ जाएगा ये डिस्पैच हो रहा है। अब उसमें लिखा होगा कि यहाँ पर खाना है या आपने इसको डिलीवरी में लेकर जाना है, घर में लेके जाना है। तो बेटे उसके पास ऑटोमेटिकली एंटर आ जाएगा तो वो मार्केटिंग वाला, वो जो डिस्पैच वाला, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अब आप सुन नहीं रहे जो मैं कहने जा रहा हूं। बेटे डोमिनोज वालों ने इतना बढ़िया ईआरएम बनाया हुआ है कि जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने आपका ऑर्डर बुक किया, एक तो पॉपअप हो गया प्रोडक्शन में, एक पॉपअप हो गया ये अलग से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसकी रिपोर्ट्स बन रही है कि भाई इस एरिया में ज्यादातर लोग पैन पिज्जा खा रहे हैं, नॉर्मल पिज्जा खा रहे हैं, डबल चीज का खा रहे हैं, वेजिटेरियन पिज्जा खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, किसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं,
किस पिज्जा में ज्यादा दिक्कत है, कौन चोको लावा केक भी ले रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी अलग से मैनेजमेंट के पास पहुंचती जा रही है। अब आप ये बताइए, अगर मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन लेनी होगी फ्यूचर में तो आराम से ले सकती है, क्योंकि उनको पता है कि इस एरिया में कौन सा ज्यादा बढ़िया पिज्जा बिक रहा है। एक बात और, आपने डोमिनोज पिज्जा दिल्ली में खाया हो, या डोमिनोज पिज्जा मुंबई में खाया हो, या डोमिनोज पिज्जा राजकोट में खाया हो, या डोमिनोज पिज्जा जयपुर में खाया हो, बेटे सभी का टेस्ट एक जैसा होता है, बेटे प्राइस एक जैसा होता है, बेटे क्वालिटी एक जैसी होती है। इट इज ओनली ड्यू टू ERM। तो मैं आज के लेक्चर में आपको यही तो बताने जा रहा हूं कि एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के बड़े बेनिफिट्स हैं और इससे हम अपनी सारी रिसोर्सेज को वेल मैनेज कर सकते हैं। अगर कहीं पे इंप्लॉइज ज्यादा हैं तो वहां से इंप्लॉइज को डिप्लॉय करके किसी दूसरी लोकेशन में लगा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वहां प्रिंटर ज्यादा है और प्रिंटर में पर्सनल प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो बेटे वहां पे हम उस तरह की मैनेजमेंट कर सकते हैं। इतना बेनिफिट है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मैंने आपको एक तो केस स्टडी बताई दोस्तों की, एक अपनी बताई भूपेश आनंद क्लासेस की पेन ड्राइव की, और एक अभी बताई डोमिनोज की, लेकिन अभी मैं रुका नहीं हूं, एक एग्जांपल और दूंगा। बेटे बड़ी मेहनत से ये सारे एग्जांपल सोचे और कहते हैं बेटे जब आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताता हूं ना तो ज्यादा समझ आता है, और जब आपको समझ आता है तो बेटे याद करने में आसानी होती है, हाईलाइट करते हैं। उसके बाद एक काम और रह जाता है, अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख लें तो बेटे बल्ले ही बल्ले। मैं फोर्थ केस स्टडी बता रहा हूं बिग बाजार की। इससे सस्ता और कहां, इससे सस्ता और कहां बेटे, बिग बाजार। या चलिए बिग बाजार की बात कर रहे हैं। आप पता नहीं कभी बिग बाजार आपके शहर में जरूर होगा। मान लेते हैं आपके शहर में 3 ब्रांचेस हैं बिग बाजार की, ऐसा मैं मान लेता हूं, और आप इस ब्रांच में गए एक पर्टिकुलर लैपटॉप को परचेज करने के लिए। मान लेते हैं लैपटॉप खरीदना था आपने, क्योंकि लिखा हुआ था इससे सस्ता और कहां, तो आप बिग बाजार के ब्रांच ए में गए। चांस की बात है कि वो लैपटॉप का वो मॉडल HP का इस ब्रांच में नहीं था, खत्म हो गया था। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि इस ब्रांच का जो मैनेजर है आपको जाने नहीं देगा, तो बोलेगा सर हमारा स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन आप रुकिए मैं जरा चेक कर लूं कि ब्रांच बी में या ब्रांच सी में क्या वो लैपटॉप जो आप मांग रहे हैं या नहीं। और बेटे विद इन क्लिक ऑफ सेकेंड्स आपको बता देता है कि सर वो लैपटॉप आपको मिलेगा 10 मिनट में, मैं दूसरी ब्रांच से अभी मंगवा रहा हूं। बिना कॉल किए, बिना टाइम वेस्ट किए उस मैनेजर ने आपको, कस्टमर को रिटेन कर लिया। इसका मतलब आज आप यहां पर हैं, आप रिमोट एरिया में बैठे हैं, आप पूरी कंपनी की सारी ब्रांचेस, उसकी सारी एंटरप्राइजेस की डिविजन्स को, डिपार्टमेंट्स को, उसके स्टॉक लेवल को, उसकी इंफॉर्मेशन को आराम से एसेस कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल ड्यू टू एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो आज हम उसी सॉफ्टवेयर के लिए, उसी मैनेजमेंट के लिए, उसी ERP के लिए चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं। बेटे मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 4 केस स्टडीज बताई हैं, कुछ तो जरूर आपके पल्ले पड़ा होगा। ये हो नहीं सकता कि समझ ना आए हो। और बेटे अगर आप ईमानदारी से कमर सीधी करके मेरी बात को सुन रहे हैं तो 100% समझ आया होगा। भूपेश आनंद समझाए और आपको समझ ना आए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। चलिए अब रजिस्टर खोल लीजिए, टाइम आ गया बेटे, अब कुछ लिखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने जो जो बताया और इस पूरे चैप्टर में हमें जो जो भी करना है, जो भी कुछ करना है, उस पूरे को हम एक बार लिख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ आप अपना रजिस्टर ओपन कर दीजिए और पहली क्लास चैप्टर 9 लिखिए, लेक्चर 1। बेटे आज लेक्चर 1 है, तो बेटे चैप्टर का नाम है
एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेटे ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 9 है एज पर आईसीएसआई स्टडी मटेरियल। तो मैंने अभी कहा अगर आप लिखेंगे तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा। क्लास नोट्स तो लिखने ही लिखने, अभी मैं इसको अपनी बुक से दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ERM slash ERP is that software, enterprise resource management slash enterprise resource planning is that software, ऐसा सॉफ्टवेयर है which has integrated, combined all the functions slash branches slash departments across an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी फंक्शंस, जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितनी भी एक्टिविटीज, उन सबको इंटीग्रेट करना एंड इनटू अ सिंगल, बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनटू अ सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बेटे प्लीज लिखना, कमर सीधी कर लो बेटे, ज्यादा चालाकी ना करना। स्टडी मटेरियल में नो डाउट दिया है, बट मैंने अपनी बुक में उसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है, मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ लिखे हैं, कंसेप्ट्स अलग अलग लिखे हैं। तो आप अगर बुक नहीं ले रहे मेरी तो बेटे आप घाटे में हैं, क्योंकि मैंने उस स्टडी का और पास्ट ईयर पेपर्स का एक निचोड़ बनाकर बादाम रोगन बना दिया आपके लिए। तो पॉइंट नंबर 1 लिख लिया हो, तो हम चल रहे हैं जी पॉइंट 2। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ERM, enterprise resource management, ERM, enterprise resource management is a business process management। बेटे एक बिजनेस के प्रोसेस को मैनेज करता है, बिजनेस के प्रोसेस को मैनेज करता है, that allows an organization to use a system of integrated applications to manage the business and automate many back office functions। बिजनेस को मैनेज करना और बेटे बैक ऑफिस के फंक्शंस को ऑटोमेट करना, बिजनेस को मैनेज करना एंड बैक ऑफिस फंक्शंस को ऑटोमेट करना, रिलेटेड टू डाटा सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, सेल्स, CRM, SCM, किसी भी चीज के बैकअप को इंटीग्रेट करके, उसको रिलेट करके उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करना,